नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज संविधान के टॉपिक के अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट्स को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर के 35 तक का अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहते हैं। इसके पीछे रीजन है कि इसमें सारे मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है मूलतः फ्रांसीसी शब्द है, जिसे सर्वप्रथम यूके ने प्रयोग किया था। तो वहां से हमने यूके से मैग्ना कार्टा शब्द को अपने संविधान में अंगीकृत किए हैं। तो आज का जो टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इसको समझते हैं। समाज में किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उस देश के संविधान या कानून को उस देश की नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किया जाता है, जिससे व्यक्ति की सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्हीं अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार के अंतर्गत उसका बौद्धिक अधिकार का मतलब उसका राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। दूसरा है व्यक्ति का नैतिक अधिकार, तीसरा है उनका आध्यात्मिक अधिकार और चौथा है बौद्धिक अधिकार। इन्हीं अधिकारों के मिला जुला रूप को ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आइए देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उसके पीछे हिस्ट्री का कहां से आया है, ये कहां का इतिहास है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इससे के लिए हमको मिड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और इंग्लैंड जाना पड़ेगा 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड की राजा ने वहां की सामंतों की दबाव में वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया गया, जिसे ही हम मौलिक अधिकार की उत्पत्ति मानते हैं। तो मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां पर हुई? यूके में हुई। वहां के शासक ने वहां के सामंतों के दबाव में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान की गई। अब दूसरा घटना हमको देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री में, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में घटी और यहां पर जहां पीपल सड़क पर आ गए और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दिया और वहां पर दो शब्द गूंजे, स्वतंत्रता और समानता। ये दुनिया भर के डेमोक्रेसी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उनका एक आधारभूत शब्द हुआ। हमने भी भारत के संविधान में स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया है। और ये जो शब्द है दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, मोनार्की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, तानाशाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन शब्दों को फ्रांस की क्रांति से क्या किया? ग्रहण किया। प्रेरणादायक रहा। हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी रहे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी क्रांतिकारी समाज सुधारक ने इन शब्दों को बड़ी जोर देकर के लोगों में फैलाया और जिससे समाज में क्रांति आई। 1791 में अमेरिका में राइट ऑफ बिल प्रस्तुत हुआ। यह भी बिल मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं कि मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो श्रीमती एनी बेसेंट 1895 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का मांग रखी और इनके बारे में उन्होंने चर्चा किए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया और नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है और हमारे संविधान बनाने वालों ने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत रखे गए मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दिया और जगह दी। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और यहां पर पहली बार कांग्रेस के जो अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन है, उसमें मौलिक अधिकार का मांग उठा सरदार पटेल के द्वारा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। कांग्रेस ने इसमें पहली बार भाग हुआ लिया और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर
देश में संविधान सभा की गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद बहुत सारे उसमें समिति बना। इन समितियों का काम था संविधान को कैसे रूपरेखा तैयार किया जाए, तो उनमें से एक समिति थी मूल अधिकार परामर्श समिति। इन्होंने अंतिम रूप से जो भारत के संविधान का मौलिक अधिकार का ढांचा तैयार किए। तो आइए हम देखते हैं आगे कि इसकी विशेषता क्या है। मौलिक अधिकार की विशेषता को हम समझते हैं। तो यह एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि बौद्धिक समाज में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है, जैसे भौतिक, बौद्धिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक अधिकार, उन्हीं अधिकारों को हम कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। तो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स क्या है? नैसर्गिक अधिकार है जिसे सरकार छीन नहीं सकता। कौन नहीं छीन सकता? सरकार छीन नहीं सकती। असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है ये। इसमें युक्ति युक्त, देश काल पात्र के अनुसार राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त क्या कर सकता है? इसमें प्रतिबंध लगा सकता है, इसीलिए इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, असीमित नहीं है। निलंबन, क्या भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है उसका सस्पेंशन किया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं? तो राष्ट्रपति महोदय इसे निलंबित कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को पावर है संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, इसे याद रखना। वाद योग्य है मतलब इसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अगर विधानमंडल, संसद या विधान सभा जो है ऐसे कानून पारित करता है या कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करता है, तो इसे हम वाद योग्य बना करके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षक है। ये प्रवर्तनी है। क्या है? प्रवर्तनी है। अब देखते हैं इसका रक्षा कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप। प्रोटेक्शन कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर करके उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो ये है संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता। आगे हम बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। सबसे पहले हम मूल संविधान की बात करें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं है, केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार है, मोरारजी भाई देसाई के शासनकाल में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 7वां मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। 1978 44वां संविधान संशोधन, और जिसके माध्यम से ये 7वां मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो मूल संविधान है, उसमें कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 6 प्रकार का। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, 14 से 18 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, और राइट टू विदाउट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। इस प्रकार से वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। अब देखते हैं विस्तार पूर्वक कौन कौन से जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 में आते हैं।
तो आर्टिकल नंबर जो 12 है उसमें राज्य शब्द की व्याख्या दिया गया है, परिभाषा दिया है। तो राज्य शब्द का यहां पर परिभाषा क्या है? संसद, विधानमंडल, जो राज्यों के विधानमंडल है, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका राज्य शब्द के परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऑल लोकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी भारत सरकार के प्राधिकरण हैं वो भी किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ऑल लोकल अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार जिन प्राधिकरणों को अपने कंट्रोल के अंदर लिया है वो भी राज्य शब्द के परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखना है कि राज्य शब्द की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 12। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी विधानमंडल, भारत का जो संसद है, पार्लियामेंट है, अगर कोई ऐसा विधि बनाता है जो मूल संविधान का अल्पीकरण या उसे असंगत करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा प्रस्तुत हुई है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। अर्थात कोई विधानमंडल ऐसे कानून बनाता है जो भारत के मूल संविधान का, जो ढांचागत संविधान है, उसका अल्पीकरण करता है, उसे असंगत करने का प्रयास करता है, तो आर्टिकल नंबर 13 उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, उसको न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में लाया जा सकता है और उसका रिव्यू होगा और उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहां पर जो विधि शब्द है उसके लिए अलग अलग बात है। तो 13(1) आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है संशोधन की पूर्व की विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान बनने से पहले भारत में बहुत सारी विधियां लागू हुई था। अंग्रेजों ने कई विधियां जो कानून बना दिया था जो आज भी प्रचलित है, जैसे आईपीसी, सीपीसी की धारा है और बहुत सारे अधिनियम है जो आज भी प्रचलित है। तो ये भी विधियां जो है किसी प्रकार से इसकी भी मूल ढांचा में या इसे असंगत करने वाले विधि अगर बनता है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में चैलेंज करते हैं। उसके बाद देखते हैं 13(2) में संविधानोत्तर विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान बनने के बाद भी बहुत सारे कानून बने तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, उसका भी रिव्यू हो सकेगी। तीसरा पॉइंट है यहां पर विधि शब्द का परिभाषा दिया हुआ है 13 में, आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत विधि शब्द का परिभाषा दिया गया है। तो यहां पर विधि शब्द का मतलब क्या है? जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा है और संसद है, उनके द्वारा बनाए गए जो कानून है वो विधि के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा समय समय पर सरकार जो है अध्यादेश जारी करता है या फिर अधिनियम पारित करता है, वो भी विधि के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपातकाल के दौरान या किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं, वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। राज्यपाल विधानमंडल में जब कानून बनाना संभव ना हो तो वो भी अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? विधि के द्वारा। अध्यादेश, अधिनियम, ये सब किसके परिभाषा के अंतर्गत है? विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखना, आर्टिकल नंबर 3 में संविधान की पूर्व विधियां, 13(1) में, 13(2) में संविधानोत्तर विधियां दिया है और 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा अंग दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 को हम दो टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे और हम समझेंगे। तो यहां पर दो पॉइंट दिया गया है, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा शब्द यहां पर लिखा है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ये जो विधि के समक्ष समानता जो शब्द है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यूके के संविधान से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण को यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह एक नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि इसमें
विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सबके लिए एक समान, सबको कानून एक दृष्टिकोण से देखता है, गरीब और अमीर, प्रधानमंत्री और चपरासी, दोनों को एक दृष्टिकोण से देखता है। गरीब आदमी के ऊपर किसी जुर्म के लिए 10,000 जुर्माना लगेगा तो उसी जुर्म के लिए दूसरे गरीब व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को अगर 10,000 जुर्माना लगता है तो गरीब व्यक्ति को भी 10,000 जुर्माना लगेगी, जो एक नकारात्मक बात है। गरीब आदमी 10,000 कैसे पटाएगा, अमीर आदमी तो पटा देगा। लेकिन रूल्स ऑफ लॉ है यहां पर, रूल्स ऑफ लॉ इंग्लैंड का शब्द है, डाइसी ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। कानून का शासन, कानून का शासन का मतलब है कानून के अंतर्गत सभी लोग क्या हैं, समान है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वर्ड कहते हैं। दूसरा है यूएसए से जो लिया है, विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है। देशकाल परिस्थितियों के अनुसार से दंड विधान में बदलाव किया जा सकता है, जैसे महिला है, गर्भवती महिला है, या विकलांग व्यक्ति है, या मानसिक रोगी है, अगर कोई दंड विधान के तहत कोई जुर्म करता है तो उसे सजा को कम किया जा सकता है। वैसे ही उसकी तुलना में अगर पुरुष जो मानसिक रूप से स्वस्थ है और फिजिकल रूप से भी स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्ति को सजा थोड़ा बढ़ा सकता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार से दो अलग अलग प्रकार के दंड विधान दिए जा सकते हैं, सजा को कम किया जा सकता है। इसे ही हम कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, जो विधियों के समान संरक्षण में दिखाई पड़ता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखते हैं ये 14 अनुच्छेद के अपवाद, और 14 अनुच्छेद के अपवाद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 72 और राज्यपाल महोदय को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता जो शब्द है इन महामहिमों के ऊपर लागू नहीं होता, राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होगा, राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल, उनके कार्यकाल चल रहा है तो उन्हें किसी भी फौजदारी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब उनका पद समाप्त हो गया या उनका कार्यकाल समाप्त होगी तब उनके ऊपर दंड विधान का फौजदारी मुकदमा चलेगी। तो यहां पर विधि के समक्ष समानता के लिए अपवाद है, और इसके पीछे यह है कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल जो पद है, गरिमा पद है, वहां पर जाने वाला व्यक्ति काफी मैच्योर होता है, संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है, तो अपराधी तत्व का व्यक्ति वहां पहुंचता नहीं है और उनके द्वारा अपराध होने की घटना बिल्कुल शून्य के बराबर है। अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है कि किसी राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के रहते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा हुआ है, और उनको क्षमादान शक्ति प्राप्त भी है। राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में पारित कानून के आधार पर क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। तो ये जब इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगेगा या फिर फौजदारी मुकदमा के तहत कोई अपराध दायर होगा तो उसे अपने ही आर्टिकल के तहत, क्षमादान शक्ति के तहत उसे नष्ट कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला तो राष्ट्रपति भी उसे क्या कर सकते हैं, क्षमादान शक्ति के तहत शून्य घोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में ये अपवाद स्वरूप है राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को। संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 15। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 15 में क्या है खास बात। तो राज्य जो है 5 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, प्रतिषेध है। कौन सा आधार है? धर्म। धर्म के आधार पर आपके साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके साथ समान व्यवहार करने की जिम्मेदारी किसका है?
राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरा है मूल वंश के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आपका मूल वंश क्या है ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। प्रतिषेध है। तीसरा है जाति। हमारे देश में हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के कारण से सैकड़ों हजारों जातियां बन गई और जाति के आधार पर अत्यधिक भेदभाव हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं एक निचली जाति से बिलोंग करते थे, उनके साथ जो जातिगत प्रताड़ना हुआ था, उन सब को देखकर और भारत की जो सामाजिक व्यवस्था की ढांचा को देख करके इस बात को पुट किया गया है कि अब संविधान लागू हो चुका है, मोनार्ची व्यवस्था बंद हो चुकी है, डेमोक्रेसी आ चुका है, अपना संविधान बना चुके हैं, तो जाति के आधार पर अब इस देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। तीसरा है लिंग के आधार पर भेदभाव। पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता था। स्त्रियों को द्वितीय दर्जे का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को संपत्ति, शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित कर रखा था। तो संविधान बना तो इस बात को ध्यान रखा गया कि स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जेंडर के आधार पर किसी के साथ, सेक्स के आधार पर किसी के साथ भेदभाव संभव नहीं है। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 15 की 5 इंपॉर्टेंट बातें जिनके आधार पर राज्य या कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 15(2) कहता है कि निजी व्यक्ति के साथ भी उक्त आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। अब आर्टिकल नंबर 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। तो यहां पर जो लिंग वाला जो शब्द है उसको शिथिल करते हुए, क्योंकि राज्य में महिला, जो समाज में जो महिला और बच्चे हैं उनकी बायोलॉजिकल और फिजिकल रूप से थोड़ा से पुरुषों की तुलना में कमजोर है, इसीलिए 15(3) में यह व्यवस्था किया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। आर्टिकल नंबर 15(4) आर्टिकल नंबर 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया। तो क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े एसटी एससी के लिए विशेष उपबंध। तो यहां से आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत हुई और आर्टिकल 15(4) कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े एसटी एससी के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। और इसको कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। अब देखते हैं 15(5). 15(5) कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। जो हायर एजुकेशनल संस्थान है वहां पर एसटी एससी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है, 15(5) के माध्यम से। और इसे 93 संविधान संशोधन के माध्यम से 2006 में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था। अब देखते हैं 15(6) को। 15(6) को 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में जोड़ी गई। अब इसमें 2 पॉइंट है। एक कहता है कि आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो यहां पर बेस क्या है? इकोनॉमिक बेस के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। और इसी के आधार पर 115(6)B में 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था आर्थिक आधार पर करने की बात किया गया है। जिन व्यक्तियों का आर्थिक स्थिति कमजोर है, खास करके जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 10% की रिजर्वेशन राज्य कर सकेगी। और इसको 2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात जो सरकारें वैकेंसीज निकालती है, नियोजन करती है, उसमें अवसर की समानता की बात कही गई है। किसी भी प्रकार के देश के नागरिकों के साथ अवसर की समानता में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16(1) कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता, सरकार जो भी वैकेंसीज निकालेगी उसमें देश के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा, विदेशी नागरिक को यह अवसर नहीं दिया जाएगा। 16(2) राज्य
धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा उद्भव और निवास के आधार पर अवसर में भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार तो हम आर्टिकल 15 में पढ़े कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। उसमें 2 चीज और जोड़ दिया गया आर्टिकल 16(2) में, उद्भव और निवास के आधार पर, मतलब टोटल यहां पर बेस 7 हो गया। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा उद्भव और निवास के आधार में कोई भेदभाव अवसर में नहीं होगा। 16(3) कहता है राज्य निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद है। 16(3) कहता है कि राज्य जो है निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये कश्मीरी है, ये बंगाली है, ये गुजराती है, छत्तीसगढ़ है, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए 98 एक संविधान संशोधन हुआ था इसी में, तो 98 संविधान संशोधन के तहत 371 जे को जोड़ा गया और ये कर्नाटक राज्य के कुछ विशेष स्थान या कुछ जिलों में राज्यपाल को विशेष शक्ति है कि जब अवसर की समानता की बात होगी और लोक नियोजन की बात होगी तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण या विशेष व्यवस्था कर सकेगी। ऐसा राज्यपाल महोदय को वहां के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन करके पावर दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 98वां संविधान संशोधन के माध्यम से 371 जे को जोड़ा गया और किस राज्य के लिए जोड़ा गया? कर्नाटक राज्य के लिए जोड़ा गया कि राज्यपाल जो है यहां पर विशेष प्रबंधन कर सकेगी जब अवसर की समानता की बात आएगी। तो ये अपवाद है। आगे देखते हैं 16(4), इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 16(4) और इस 16(4) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकारी नौकरी में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें रिजर्वेशन की स्पष्ट उल्लेख है और कैसे सरकारी नौकरी में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जिनकी समाज में या देश में जो है संख्या कम है, किसमें? सरकारी नौकरी में भागीदारी कम है, तो ऐसे दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से उनके साथ रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन प्रदान की जाएगी। किसमें? सरकारी नौकरी। और यहां पर इस बात को ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को ज्यादा महत्व दिया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, तो आरक्षण देते समय इस बात को ध्यान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था दिया जाए, उनका आधार सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, न कि आर्थिक आधार पर हो। आगे देखते हैं 16(6), 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में जोड़ी गई और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% की रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो जो जनरल कैटेगरी हैं, जिनका आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी परिस्थितियां कमजोर है, उनके लिए भी 10% का आरक्षण जो है 16(6) के माध्यम से दी गई। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। संविधान बनने से पहले देश में जाति व्यवस्था के नाम पर निचली जातियों के साथ छुआछूत का जो प्रैक्टिस होता था, जिससे समाज में गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। छुआछूत के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का प्रैक्टिस नहीं होगा। छुआछूत मानना कानूनन अपराध है। इसके लिए 1955 में संसद ने कानून भी बनाया जिसे बाद में संशोधित कर दिया गया। उस कानून को हम बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत को दर्शाता है कि अब
देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का उपाधि ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, सरकार उनको उपाधि बांट नहीं सकता या आसानी से विदेशी उपाधियां भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत हम पहली पॉइंट हम देखते हैं कि सरकार अब उपाधि बांटना बंद कर दिया है। संविधान बनने से पहले या जब देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज जो है भारत के नागरिकों को लुभाने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करती थी, जिसके अंतर्गत सर की उपाधि दे दिया, नाइटहुड की उपाधि दे दिया, ठीक, राय साहब की उपाधि दे दिया, राय साहब, राय बहादुर, खान की उपाधि। इन उपाधियों से भारतीय व्यक्तियों को प्रसन्न किया जाता था। अब इस प्रकार की उपाधि सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत है कि कोई भी देश का नागरिक हो विदेशी उपाधियों को या पुरस्कार को बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा देश का व्यक्ति भारत के नागरिकों को कोई पुरस्कार या उपाधि प्रदान करता है तो उनको किससे अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना पड़ेगा। अब विदेशी नागरिक, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसके अंतर्गत, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में आकर रह रहा है, जैसे राजदूत है, उच्चायुक्त है, उनको भी अगर पुरस्कार अगर लेना है दूसरे देश से या अपने देश से के किसी भी व्यक्ति से, तो उनको भी राष्ट्रपति महोदय से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति। तो उपाधियों के अंत के अंतर्गत 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है राज्य जो है अब किसी भी प्रकार का उपाधि वितरण नहीं करेगा। जो हम अंग्रेजी शासन काल के दौरान या फिर बादशाहों के दौरान या राजा महाराजा के दौरान में भी किसी को बादशाह, किसी को सुल्तान, बादशाही जैसे उपाधि प्रदान कर देते थे। राजकवि, शिरोमणि, महाराज जैसे उपाधि देते थे। अब वो उपाधि देना बंद हो गया। दूसरा बात है कि भारत का जो व्यक्ति है कोई दूसरे देश उपाधि दे रहा है, उसको दूसरे देश की सरकार दे रहा है, तो उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेना का पड़ेगा। जो देश का नागरिक है दूसरे देश की पुरस्कार उपाधि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति महोदय से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। तीसरी बात है कि अगर देश में कोई विदेशी नागरिक रह रहा है, कैसे जो उच्चायुक्त है, अम्बेसडर वगैरह है, वो भी अगर उपाधि ग्रहण करना चाहेंगे तो उसको राष्ट्रपति महोदय से क्या करेंगे? अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार कुछ पुरस्कार देता है, जैसे सेना में पुरस्कार है, परमवीर चक्र, ठीक, सेना मेडल, और तुम्हारा जितने भी पुरस्कार है सेना से संबंधित, एजुकेशनल जितने भी पुरस्कार है, तो वो उपाधियों के अंतर्गत नहीं आता। जैसे अकादमिक पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, तो ये पुरस्कार के अंतर्गत है, ना कि उपाधि। और यहां पर एक बात को और ध्यान देना होगा कि जो भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण जो पुरस्कार आपको प्रदान की जाती है, उन पुरस्कार को आप अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ना तो सामने ना तो पीछे। टैग नहीं लगा सकते कि पद्मश्री सुरेश वर्मा, पद्मश्री फलाना ढिकाना। तो ये टैग लगाना जो है मुश्किल है और वर्जित है, आप टैग लगा नहीं सकते अकादमिक पुरस्कार का। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है और यही है उपाधियों का अंत। तो ये हो गया समता के अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर के 18 तक का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक का आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार,